अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज का हमारा टॉपिक है बायोलॉजिकल मेथड। बहुत ही आसान और सिंपल सा टॉपिक है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए बायोलॉजिकल मेथड की तारीफ क्या है। तो वो साइंटिफिक मेथड, वो साइंसी तरीक़ाकार जिसमें हम बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, हल करते हैं, उस मेथड को हम नाम दे देते हैं बायोलॉजिकल मेथड। तो साइंस एक सिस्टमेटाइज्ड नॉलेज है। साइंस एक ऐसा इल्म है जिसमें एक ख़ास सिस्टम के तहत मुनज़्ज़म तरीके से मसाइल को हल किया जाता है। और बायोलॉजिकल मेथड को हम स्टार्ट करते हैं अब मुशाहदात से, ऑब्जर्वेशन से। तो ऑब्जर्वेशन या मुशाहदात को बनाने के लिए जो है 5 हिस्से इस्तेमाल की जाती हैं, 5 सेंसेस इस्तेमाल की जाती हैं। विजन, हेयरिंग, टच, स्मेल, टेस्ट। देखना, सुनना, छूना, सूंघना और चखना, ये 5 हिस्से इस्तेमाल करके हम ऑब्जर्वेशन को बनाते हैं। तो ऑब्जर्वेशन की 2 अक़साम होती हैं, 2 टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशन हैं, क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन, क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन। सबसे पहले अगर हम बात करें कि हमारे पास जो क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन हैं वो ज़्यादा ठीक समझे जाते हैं और इनको कम ठीक समझा जाता है, क्योंकि इनको हम रिकॉर्ड कर सकते हैं नंबर में, इनको हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते नंबर में। और क्या करते हैं, इनको हम लिखते हैं किस चीज़ के अंदर, वर्ड्स के अंदर, लफ्ज़ों में लिखते हैं। कैसे, एक सिंपल सी मिसाल दें। पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री है, पानी का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो 0 डिग्री है। तो आप देख सकते हो 100 या 0 हमने नंबर में शो किया है, तो ये क्वांटिटेटिव होंगे। अगर हम कह दें कि पानी का जो नुक्ता इंजमाद है, जहाँ पे पानी जो है जम जाता है बर्फ़ में, तो वो नुक्ता इंजमाद जो है वो कम है एज़ कम्पेयर टू जो है बॉइलिंग पॉइंट, मतलब पानी जहाँ पे खौलता है। तो इसमें कोई भी आपको समझ नहीं आ रही कौन सा फिगर है, कितना टेम्परेचर कम है, कितना ज़्यादा है, इसमें कोई समझ नहीं आती। इसको हम रिकॉर्ड नहीं करते, सिर्फ लिख देते हैं। तो इस तरह के मुशाहदात को हम कहते हैं क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन। और ये जो है मेजरेबल होते हैं, ये मेजरेबल नहीं होते। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि हमारे पास जो मुशाहदात किए जाते हैं, जो ऑब्जर्वर होता है, मुशाहदा करने वाला होता है, वो क्या करता है, अपने तमाम ऑब्जर्वेशंस को डेटा फॉर्म में इकट्ठा करता है और उसके मुताबिक एक स्टेटमेंट दे देता है। किस चीज़ के मुताबिक, बैकग्राउंड नॉलेज, जो भी उसने मुशाहदात के बाद जितना भी इल्म हासिल किया है, तो उसके मुताबिक वो एक स्टेटमेंट पेश कर देता है। और वो जो स्टेटमेंट है तो उसको हम कहते हैं कि वो टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन है ऑब्जर्वेशन की, कि मुशाहदात की ताक़ीक़ तलब वजाहत, जिसको आप कह सकते हैं कि आपने मुशाहदात किए हैं, वो ठीक भी हो सकते हैं, गलत भी हो सकते हैं, टेंटेटिव हो सकते हैं। तो उस तरह के मुशाहदात जो टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब के हों, जिनकी तहकीक की जा सके, उनको गलत या ठीक साबित किया जा सके, तो उसको हम नाम देते हैं किस चीज़ का, हाइपोथेसिस का। और जो हाइपोथेसिस है इसमें से 2 चीज़ें निकलती हैं, डिडक्टिव रीजनिंग और इंडक्टिव रीजनिंग। इंतहाई इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है डिडक्टिव और इंडक्टिव रीजनिंग। आपने सबसे पहले जहन में रखना है कि डिडक्टिव रीजनिंग क्या है। इसमें हम जनरल टू स्पेसिफिक की तरफ जाते हैं, इसमें हम स्पेसिफिक टू जनरल की तरफ जाते हैं। इसमें भी इफ़ एंड देन इस्तेमाल करते हैं और इसमें भी इफ़ एंड देन इस्तेमाल करते हैं। और इसके अंदर जो है स्पेसिफिक कंक्लूजन्स निकालते हैं जनरल प्रिंसिपल्स में से, और यहाँ पे क्या करते हैं, जनरल प्रिंसिपल निकालते हैं स्पेसिफिक कंक्लूजन में से। जैसे कि आपके सामने एक एग्जांपल जो है वो मैं पेश करूँ, तो एग्जांपल को आपने लाजमी तौर पर समझना होगा। यहाँ पे आपके सामने एग्जांपल दी गई है, इफ़ वी एक्सेप्ट दैट, अगर हम ये जान लें कि या कबूल करें कि तमाम जो बर्ड्स हैं उनके पास विंग्स होते हैं। अब तमाम बर्ड्स, कोई भी ख़ास परिंदे की बात नहीं हुई, क्योंकि हमने जनरल टू स्पेसिफिक जाना है, तो यहाँ पे कोई ख़ास परिंदे की बात नहीं हुई। अब जैसे कि अगर हम जो है, अगर हम कबूल करें, एक्सेप्ट करें कि तमाम परिंदों के पर होते हैं, और वी कंक्लूड दैट स्पैरोज आर बर्ड्स, और हम ये भी जानते हैं कि स्पैरोज एक बर्ड है, चिड़िया एक परिंदा है, तो चिड़िया के भी क्या होने चाहिए, पर होने चाहिए। तो इसी तरह अगर हम यहाँ पे देखें, इफ़ वी नो दैट, अगर हम जानते हैं कि चिड़िया जो है, उनके चिड़िया जो है वो स्पेसिफिक परिंदा है, उसके पर होते हैं, और अगर आप लोग ये जान लें या हम लोग ये जान लें कि चिड़िया जो है उसके पर होते हैं और ये परिंदा है। अब चिड़िया ख़ास किस्म का मतलब परिंदा है, हम स्पेसिफिक से जनरल की तरफ जाएंगे, वहाँ से जनरल से स्पेसिफिक की तरफ आए थे।
वहाँ पे स्पेसिफिक जनरल टू स्पेसिफिक गए थे, यहाँ पे स्पेसिफिक टू जनरल जाएंगे। कैसे? एंड वी नो दैट, अब पहले सुने कि अगर हम ये जानते हैं कि चिड़िया जो है वो परिंदे पर रखती है और एक परिंदा है, और तमाम बाकी जितने भी परिंदे हैं जैसे कि ईगल, पैरट, क्रो, बर्ड्स, ये सारे के सारे क्या हैं? बर्ड्स हैं। और हम देन वी कंक्लूड दैट, फिर हम ये भी जान देते हैं या ये भी नतीजा निकालते हैं कि तमाम परिंदों के भी क्या होने चाहिए? पर होने चाहिए। तो ये हमारे पास जो है सिंपल से पॉइंट हैं। और अगर हम बात करें कि हमारे पास ये जो हाइपोथेसिस है इसको बनाने के लिए अदर वेज कौन से हैं? इमेजिनेशन के लिए बनाया जा सकता है हाइपोथेसिस को, एस्थेटिक प्रेफरेंस के लिए बनाया जा सकता है, रिलीजियस आइडियाज़ की मदद से हम बना सकते हैं हाइपोथेसिस, कंपैरिजन करके जो है दूसरे प्रोसेस के साथ एनालॉजी का फिर भी हम हाइपोथेसिस बना सकते हैं, और डिस्कवरी ऑफ वन थिंग, कोई एक चीज़ आप डिस्कवर कर रहे थे उसके साथ दूसरी चीज़ डिस्कवर हो गई है, तो इस तरीके से भी जो है हम क्या बना सकते हैं? हाइपोथेसिस बना सकते हैं। तो इसके बाद अगर हम बात करें कि हमारे पास जब हाइपोथेसिस कंप्लीट बन चुका होता है, तो हाइपोथेसिस को कंप्लीट बन जाने के बाद जो है उस पर एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, उसको गलत साबित करने की कोशिश की जाती है। एनी हाइपोथेसिस दैट इज टेस्टेड अगेन एंड अगेन, कोई भी हाइपोथेसिस जिस पर बार बार टेस्ट किए जाएं विदाउट एवर बीइंग फाल्सिफाइड, और उसको कभी भी गलत साबित ना किया जाए, इज कंसिडर्ड एज वेल सपोर्टेड, और उसको वेल सपोर्टेड समझा जाता है, और उसको अमूमन या आमतौर पर क्या लिया जाता है? एक्सेप्ट कर लिया जाता है। Soon there is soon a series of hypothesis, एक सीरीज ऑफ हाइपोथेसिस बन जाती है, सपोर्टेड बाय रिजल्ट ऑफ many टेस्ट, जिस पर काफ़ी सारे टेस्ट किए जाएं फिर भी वो गलत साबित ना हो, फिर वो कन्वर्ट हो जाती है किस चीज़ के अंदर? थ्योरी के अंदर। अब इसके बाद अगर हम बात करें कि हमारे पास गुड थ्योरी के फीचर्स क्या हों, खसूसियात क्या हों, ये प्रिडिक्टिव होनी चाहिए, ये पेशीन गोई करने वाली होनी चाहिए कि नेक्स्ट क्या होने वाला है, और इसके पास वजाहत करने की पावर हो, प्रोडक्टिव मतलब नए हाइपोथेसिस को बना सके, जैसे कि आपके पास सेल थ्योरी इसकी एग्जांपल है। अगर हम बात करें लॉ की, मैनी साइंटिस्ट टेक अ चैलेंज, जो थ्योरी बनी थी तो उसको चैलेंज के तौर पर बहुत सारे साइंसदान ले लेते हैं और उसको डिस्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। अगर वो थ्योरी इस तरह के मशकूक तर्ज अमल में, स्केप्टिकल अप्रोच में सरवाइव कर जाए, फिर भी गलत साबित ना हो, और फिर भी उसको टेस्ट के रिजल्ट जो है वो सपोर्ट करते जाएं, फिर हम कह सकते हैं कि वो क्या है कि एक्सपेरिमेंटली जो है शवाहिद भी ये सबूत कर रहे हैं कि वो थ्योरी गलत साबित नहीं हुई, वो बिल्कुल जो है यूनिफॉर्म रहती है, मतलब बिल्कुल उसको आप डिस्प्रूव नहीं कर सकते, फिर वो कन्वर्ट हो जाती है किस चीज़ के अंदर? लॉ में, या इसको आप साइंटिफिक लॉ भी कहते हैं। इसके बाद जो है इट इज़ यूनिफॉर्म और कांस्टेंट फैक्ट ऑफ नेचर, ये दुनिया के अंदर जो है कभी ना चेंज होने वाला फैक्ट बन जाती है, जैसे कि आपके पास मेंडल्स के लॉज, जैसे कि मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है, मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉल्टमेंट है, वो भी सारे के सारे क्या हैं? लॉज हैं। और हाल्डी-वेनबर्ग लॉ, ये लॉज की एग्जांपल हैं। एक छोटी सी मैं आपको एक मारूजी बताता जाऊं जो काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट है कि बाज़ों का पूछा जाता है कि बायोलॉजी के अंदर लॉज सिर्फ 3 क्यों हैं? इसकी वजह यह है कि बायोलॉजी एक बहुत वसी सब्जेक्ट है, तो इसके अंदर जो है काफ़ी कॉम्प्लिकेशन हैं, काफ़ी मतलब कि पेचीदगियाँ हैं, जिसकी वजह से लॉ बनाना मुश्किल होता है।